पे गाइस आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट 1 के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के रखे हैं जो कि रिपीटेडली बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने मेन एग्जाम में। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है यूनिट 1 का है वो है डी ब्रॉगली मैटर वेव, जो कि बहुत बार पूछे गया है। और सेकंड टॉपिक है हमारा वी जी एंड वी पी, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी, और इनके बीच में जो रिलेशन आता है वो। और थर्ड टॉपिक होगा हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके न्यूमेरिकल भी कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है। उसके बाद फिफ्थ हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। और सिक्स्थ जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि इस यूनिट के होंगे। तो गाइस इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है डी ब्रॉगली मैटर वेव से। गाइस डी ब्रॉगली मैटर वेव में जाने से पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कि प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस है, जो कि मैक्स प्लैंक द्वारा दिया गया था। और इस हाइपोथेसिस में बताया गया कि जो हमारी एनर्जी है वो कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि वो स्मॉल और डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं, जिसे कि हम क्वांटा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी पार्टिकल की एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती। वो हमेशा या तो स्मॉल पैकेट्स में या तो वो एब्जॉर्ब होगी, या वो अपने अंदर से एनर्जी को छोड़ेगी, एमिट करेगी, अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करेगी। सो दिस आइडिया रिवोल्यूशनाइज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक प्रोसेस। और इसी आइडिया से हमें द फार्मूला एसोसिएटेड विद दिस हाइपोथेसिस इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये फार्मूला मिला, जहाँ पर हमारा ई था एनर्जी ऑफ क्वांटा, एच था प्लैंक्स कांस्टेंट, और एच की ये जो वैल्यू है हमारी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये आपके सभी न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। जो भी इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ पे आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ये रखना है। और यहाँ पे न्यू हमारा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, जो कि हमें बहुत आगे काम आने वाला है, इसलिए हमें इसके बारे में भी बताना पड़ा। अब हम आते हैं हमारे डी ब्रॉगली मैटर वेव में। तो गाइज हमें ये जो मैं आपको इसे सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि एक लुइस दे ब्रॉगली नाम के फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने 1924 में ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, उसकी कोई वेलोसिटी है, तो वो एक वेव की तरह बिहेव करेगा। यही लुइस दे ब्रॉगली ने बताया है। तो इसे हम पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट दैट मैटर बिहेव्स लाइक अ वेव वॉज प्रपोज्ड बाय लुइस दे ब्रॉगली, a French physicist in 1924. So matter wave are also known as de Broglie wave. तो वही है। और यहाँ पर एक बात बोली गई है कि मैटर वेव आर ऑल्सो नोन एज डी ब्रॉगली वेव्स। मैटर वेव्स को डी ब्रॉगली वेव्स भी कहा जाता है। इसका स्टेटमेंट यही है कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। सो यही है हमारा डी ब्रॉगली मैटर वेव। अब इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। तो गाइस इस डेरिवेशन में हमको इस वेवलेंथ का फॉर्मूले को हमें इसमें डेराइव करना है, जो कि होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो यही हम अब डेराइव करने वाले हैं। तो देखिए गाइस अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस में समझाया था कि ई इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, जहाँ पे न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी थी। तो न्यू का यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज़ हुआ है, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। सी है स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा है वेवलेंथ। तो यहाँ पे वही हमने पुट किया है न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा, और हमने इसे इक्वेशन 1 दे दी है। अब हम आए हैं सेकंड स्टेप में, जो कि है बाय आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन या इक्विवेलेंस। सो गाइस ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये तो हम सभी को पता है, तो हम इसे इक्वेशन 2 देंगे। और यहाँ पे इक्वेशन और 1 और 2 को साथ में रखेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारी एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट हमारी है एच इंटू सी अपॉन लेमडा। तो एच सी अपॉन लेमडा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो गाइस जो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि इसमें से हमें लेमडा की वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे सभी चीज़ों को इधर साइड भेज देंगे, या फिर लेमडा को एम सी स्क्वायर तरफ करके एम सी स्क्वायर को नीचे भेज देंगे। तो देखिए गाइस अब यहाँ पे एम सी स्क्वायर था, तो हम यहाँ पे लेमडा एम सी स्क्वायर कर देंगे, और एच सी लेमडा इधर आ गया। उसके बाद हम लेमडा को यहीं पर रख कर एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद ये होने के बाद हम यहाँ पे एक सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और लेमडा की वैल्यू हमें मिल जाएगी एच अपॉन एम सी। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि जो सी है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट। गाइस क्योंकि हम यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, इसलिए सी इज इक्वल्स टू वी लिख सकते हैं। इसे वी लिख देंगे, तो एच अपॉन एम वी हो जाएगा। और यहाँ पे हमें एक चीज़ मालूम है कि एम इंटू वी होता है हमारा जिसे हम पी बोलते हैं। तो गाइस एम वी हमें पता है इज इक्वल्स टू पी, मतलब मोमेंटम होता है। तो लेमडा इज इक्वल्स टू
h/p हो जाएगा और यहाँ पे हमारा डेरिवेशन एंड हो जाएगा। इसके बाद हमें एक चीज़ और करना है, लेकिन हमें इसमें पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के लिए भी यहाँ पे डिराइव करना है। तो एक और चीज़ कर लेंगे हम यहाँ पे कि फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब हम पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के लिए भी यहाँ पे डिराइव कर देंगे। तो E इज इक्वल्स टू हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी जो हमें पता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे E इज इक्वल्स टू हाफ mv² को वैसे ही रख कर, तो गाइस यहाँ पे हम m का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और m का डिवाइड कर रहे हैं। इससे इक्वेशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको करने के बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे हाफ m का स्क्वायर और v का स्क्वायर, क्योंकि m और m यहाँ पे m² हो जाएगा, v का स्क्वायर पहले से था और नीचे हमारा m का m रहेगा। ठीक है गाइस। उसके बाद हमें पता है कि गाइस की mv क्या होता है, मोमेंटम होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बता चुका है कि mv होता है हमारा मोमेंटम। तो यहाँ पर हाफ p का स्क्वायर हो जाएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे mv का स्क्वायर है और नीचे m। तो इससे हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, p²/2m। और ये हमारे यहाँ पे एनर्जी निकाल रहे थे हम, तो एनर्जी के लिए यहाँ पे E लिखा रहेगा। ठीक है गाइस। अब इसके बाद हम अगली नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं हमारी। E इज इक्वल्स टू p²/2m। अब p²/2m से हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें यहाँ पे p की वैल्यू निकालना है गाइस। तो हम p की वैल्यू निकालेंगे कैसे, हम p² को यहाँ रखेंगे और 2m को E की साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे 2m इधर आ जाएगा। उसके बाद 2m इधर आने के बाद हमें इसके अंडर रूट, ये स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2me के अंडर रूट में आ गई। इसके बाद तो गाइस यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल गई है, जिसे हमें इक्वेशन में रख के हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल के लिए हमें वेवलेंथ का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो गाइस इस p की वैल्यू को हमको रखना है इक्वेशन नंबर 4 में, जो कि है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। तो हमें इक्वेशन 4 लिखना है वहाँ पे। तो इक्वेशन 4। अब उसके बाद यहाँ पे हमारी मोमेंटम की वैल्यू आ चुकी है, जिसको हमें इक्वेशन 4 में रख के हमें वैल्यू निकालनी है लैम्डा की। तो गाइस हमें इक्वेशन 4 हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p है। तो गाइस यहाँ पे हम इक्वेशन 4 देना भूल गए थे। तो ये इक्वेशन 4 है हमारा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। उसके बाद हम इस वैल्यू को p की, इस मोमेंटम की इस वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/2me। तो यही था हमारा गाइस डेरिवेशन, जिसमें हमने वेवलेंथ के फॉर्मूले को डेराइव किया। और अब इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा है हम आपको एक बार रिकॉल करवा देते हैं। तो गाइस आपको मेन आरजीबीवी के एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है और मैं आपको अब बता देता हूँ। चलिए, तो गाइस डेरिवेशन में सबसे पहले हमने प्लैंक्स थ्योरी के हिसाब से इज इक्वल्स टू एच न्यू रखा। सेकंड स्टेप में हमने इज इक्वल्स टू mc² रखा आइंस्टीन मास एनर्जी के हिसाब से। उसके बाद हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को साथ में लेके सॉल्व किया, जिससे लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p हमें मिल गया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने यहाँ पे ये सॉल्व किया है। तो गाइस यही था हमारा ये डेरिवेशन, जिसमें बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। तो हेलो, कैसे हो गाइस आप लोग। और आज हम लोग हमारे इंजीनियरिंग फिजिक्स की यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हमारा वीजी एंड वीपी एंड रिलेशन बिटवीन देम। सो गाइस इस टॉपिक का भी बहुत ज़्यादा वेटेज होता है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली वीडियो में हमने डी ब्रॉगली मैटर वेव कवर किया था, तो इस वीडियो में हम लोग वीजी एंड वीपी को कवर करने वाले हैं और इसके बीच का रिलेशन भी देखेंगे फॉर डिस्पर्सिव मीडियम एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। तो आइए गाइस हम लोग अब फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को समझ लेते हैं। तो गाइस इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डी ब्रॉगली ने हमें बताया था कि किसी भी मूविंग पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी v हो और कोई मास हो, उसके साथ हमेशा एक वेव एसोसिएटेड होती है। लेकिन फिर श्रोडिंगर ने बताया कि उसके साथ एक वेव नहीं, बहुत सारी वेव एसोसिएटेड होती है, जिसे कि हम वेव पैकेट कह देते हैं। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारी वेव मिलके बनता है एक वेव पैकेट। ये बहुत सारी अलग अलग एम्पलीट्यूड की जो वेव्स होती है, यही मिलके एक वेव पैकेट बनाती है गाइस। तो गाइस यहाँ पे ये ऊपर एम्पलीट्यूड दिखा रहा है और इस साइड ये हमारे डायरेक्शन बता रही है एक्स एक्सिस पे। तो गाइस ये सारी छोटी छोटी वेव्स मिलके यही हमारे रिजल्टेंट हमारा वेव पैकेट बनता है और यही हमारा वेव पैकेट इसकी जो वेलोसिटी होती है वेव पैकेट की, उसे ही हम बोलते हैं वीजी ग्रुप वेलोसिटी। और गाइस जो हमारी एक सिंगल वेव की वेलोसिटी होती है, उसे ही हम कहते हैं वीपी गाइस। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल बात थी। तो गाइस यहाँ पे हमारा इस डेफिनेशन में यही लिखा है कि दिस इज द स्पीड एट विच अ सिंगल वेव क्रस्ट और ट्रफ मूव्स थ्रू स्पेस, इट इज़ डिनोटेड बाय वीपी। इसे हम वीपी से डिनोट करते हैं गाइस।
तो यहाँ पे वही हमारा एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है गाइस। तो वी पी इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा अपॉन के, और ग्रुप वेलोसिटी वी जी इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी के होता है। यही हमारी गाइस सिंपल डेफिनेशन थी ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी की। अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है फॉर डिस्पर्सिव मीडियम एंड फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि फेस वेलोसिटी होता है वी पी इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, जिसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 गाइज। उसके बाद यहाँ पे हम ग्रुप वेलोसिटी वी जी इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन टी के, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 गाइज। उसके बाद यहाँ पे हम इक्वेशन 1 से ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि आती है गाइज वी पी इंटू के। अब इसी ओमेगा की वैल्यू को गाइज यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं, जो कि वी पी इंटू के। तो यहाँ पे गाइज एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, जो कि हमारे डिफरेंशिएशन ऑफ टू मल्टीपल्स। अब टू मल्टीपल्स का फॉर्मूला क्या होता है गाइज? पहला फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो गाइज यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई करा है। उसके बाद वी पी का वी पी हमारा के का डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में 1 हो गया गाइज। उसके बाद प्लस के का के डी वी पी अपॉन डी के। तो गाइज अब ये आने के बाद हमें यहाँ पे अपने के की वैल्यू रखना है गाइज, और के की वैल्यू भी रखना है, और हमें यहाँ से डी के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे के की वैल्यू से। तो के की वैल्यू होती है गाइज 2 पाई अपॉन लैम्डा, और के इज इक्वल्स टू लैम्डा अगर ऊपर चल जाएगा तो लैम्डा इनवर्स हो जाएगा गाइज। उसके बाद यहाँ पे लैम्डा के रिस्पेक्ट में हमको के को डिफरेंशिएट करना है। तो गाइज क्या होगा, यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगेगा, जो कि होता है हमारा डी एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स, जो कि हमारा इसमें एन सामने आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और उसकी पावर में से एक 1 माइनस कर लिया जाएगा गाइज। तो यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, जो सबसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन का फार्मूला है गाइज। उसके बाद ये -1 यहाँ पे सामने आ जाएगा, और -1 में -1 करेंगे तो -2 बचेगा गाइज। अब यहाँ से हम डी के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, डी लैम्डा को इधर भेज के गाइज। तो डी के इज इक्वल्स टू आ जाएगा -2 पाई, लैम्डा की पावर -2 को हम नीचे लाएंगे तो वो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा गाइज, और अपॉन में और डी लैम्डा। तो ये हमारी डी के की वैल्यू आ गई गाइज। तो चलिए गाइज दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमारी के की वैल्यू क्या थी? 2 पाई अपॉन लैम्डा गाइज, और हमारी डी के की वैल्यू थी गाइज -2 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो गाइज -2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो जाता है गाइज, और डी लैम्डा वैसा का वैसा। अब गाइज यहाँ पे क्या बचा? -1 अपॉन लैम्डा बचा है। -1 अपॉन लैम्डा ऊपर जाके हो जाएगा माइनस लैम्डा। तो गाइज यहाँ पे माइनस लैम्डा वैसा का वैसा, और डी वी पी अपॉन डी लैम्डा, यही हमारा गाइज यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन है गाइज। उसके यहाँ पे हमारा वी जी और वी पी के बीच में रिलेशन आ चुका है, जो कि है वी जी इज इक्वल्स टू वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा। तो गाइज केस 1 के लिए देखते हैं फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। अब देखिए नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होता क्या है, मैं इसे आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। तो गाइज देखिए नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में अगर किसी भी वेव पैकेट में सारी वेव्स की क्रस्ट या ट्रफ मूव करने की वेलोसिटी सेम हो जाए, कांस्टेंट हो जाए गाइस, तो यहाँ पे हमारा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा 0 हो जाएगा गाइस। क्यों होगा गाइस? क्योंकि फेस डी वी पी अपॉन डी लैम्डा का मतलब है कि फेस वेलोसिटी में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा। अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा, सभी कांस्टेंट होगी, तो गाइस यहाँ पे डी वी पी अपॉन डी लैम्डा इसका गाइस डेरिवेटिव 0 हो जाएगा गाइस। तो यही गाइज हमारा नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में बताया गया कि मीडियम वेयर स्पीड ऑफ वेव इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी, द मीडियम वेयर ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी आर इक्वल इज कॉल्ड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। इसका मतलब है माइनस डी वी पी अपॉन डी लैम्डा यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। तो गाइज अगर यहाँ पे हम 0 रखते हैं तो ये पूरा ये जो वैल्यू है हमारी 0 हो जाएगी। तो वी जी इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ वी पी बचेगा। तो यही हमारा नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है गाइज। अब हम देख लेते हैं हमारा डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है। गाइज डिस्पर्सिव मीडियम में सभी वेव की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग होगी। तो इसमें गाइज अगर ये पॉजिटिव होता है तो गाइज यहाँ पे हमारा वी जी लेस देन वी पी हो जाता है, और अगर गाइज ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पे हमारा वी जी ग्रेटर देन वी पी हो जाएगा। तो डिस्पर्सिव मीडियम इज द मीडियम वेयर वेव वेरीज विथ फ्रीक्वेंसी, मतलब कि यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव होती है। तो गाइस यही था हमारा वीजी और वीपी में रिलेशनशिप, एंड फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम एंड फॉर डिस्पर्सिव मीडियम भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है अपने एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, तो इसको जरूर से तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम के लिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्कोरिंग ये गाइस क्वेश्चन है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स की यूनिट 1 का थर्ड टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखने वाले हैं। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल और अच्छा डेरिवेशन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको पढ़ते हैं गाइस मैं आपको सबसे पहले इस प्रिंसिपल को सिंपल वे में समझाता हूँ कि इस प्रिंसिपल में होता क्या है। देखिए 1927 में एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम वर्नर हाइजेनबर्ग था। उन्होंने एक थ्योरी दी क्वांटम फिजिक्स में कि तो डी ब्रॉगली ने यहाँ पे ये बताया था कि अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी। ये हमको डी ब्रॉगली ने बताया था गाइस।
उसके बाद हमें हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि अगर उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी तो उस वेव में कहीं ना कहीं पार्टिकल होगा। तो गाइस उस पार्टिकल को हमको फाइंड करने के लिए अगर हम उसकी पोजीशन फाइंड करते हैं, एक सिंगल टाइम पे अगर उसकी पोजीशन फाइंड करते हैं गाइस, जिसे हम डायरेक्ट बोलते हैं, अगर हम पोजीशन फाइंड करेंगे तो हमें उसका मोमेंटम नहीं मिल पाएगा, मतलब प्रिसाइज मोमेंटम बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसका कुछ ना कुछ गलत ही मोमेंटम मिलेगा। और अगर हम उसका मोमेंटम फाइंड करते हैं गाइस, अगर मोमेंटम फाइंड करते हैं तो गाइस उसका हमको पोजीशन सही नहीं मिलेगी। ये हमको इस स्टेटमेंट में बोला गया था गाइस। तो आइए इसको समझ लेते हैं गाइस। In 1927, the German physicist Werner provided an interesting meaning to wave particle concept, which is known as uncertainty concept. Statement: it states that it is impossible to determine the exact position del x and momentum del p of particle simultaneously. तो guys simultaneously हम यहाँ पे इसका पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते, यही इस थ्योरी में स्टेटमेंट में कहा गया है। द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन del x and momentum del p can be calculated as del x इंटू डेल पी लगभग ये बराबर होता है गाइस एच के, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है यहाँ पे एच, और गाइस जो एकदम प्रिसाइज वैल्यू जो लैब वगैरह में से निकाली गई है वो है डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये एकदम प्रिसाइज वैल्यू गाइस, ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू गाइस, ठीक है, जो कि हमें डेरिवेशन से मिलता है। और ये लैब वगैरह से जो एकदम प्रिसाइज हमारा डेरिवेशन निकला है वो ये है गाइस। उसके बाद आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे डेल एक्स और डेल पी है क्या गाइस। ये हमारा एरर इन मेजरमेंट बिल्कुल नहीं है गाइस। यहाँ पे जो हमारा डेल एक्स है तो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है गाइस ये। अब इसका मतलब क्या होता है गाइस कि हम मान लीजिए किसी भी पार्टिकल की बहुत बार पोजीशन फाइंड करते हैं गाइस, तो हमको जो एवरेज जो हमें जो गाइस यहाँ पे पोजीशन मिलती है उसकी जो डेल एक्स होती है उसे ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोजीशन बोलते हैं गाइस। और अगर हम मोमेंटम फाइंड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मोमेंटम डेल पी, तो वो होती है हमारी मोमेंटम यहाँ पे गाइस होता है। यही आपको मैं बताना चाह रहा था कि डेल एक्स क्या है और डेल पी क्या है। यहाँ पे कई बच्चे लिख देते हैं कि एरर इन मेजरमेंट है, तो ये बिल्कुल गलत है गाइस। आइए अब इसका हम लोग यहाँ पे प्रूफ देख लेते हैं। अब मानना है मेरी गाइस कि एक वेव पैकेट है जिसमें दो वेव सेम एम्पलीट्यूड, लगभग सेम एम्पलीट्यूड की है। तो गाइस उसका हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1t माइनस k1x और y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। यहाँ पे ओमेगा और k में 1 और 2 बस हुआ है गाइस, बाकी इक्वेशन हमारी सेम है लगभग। तो अब हमें रिजल्टेंट वेव निकालना है गाइस, तो उसके लिए हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब दोनों गाइस यहाँ पे दोनों को हम लोग साथ में रख देते हैं, तो उससे यहाँ पे हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस ए साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। अब गाइस यहाँ पे सिंपल सा हमारा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लग रहा है, तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ पे हमारा साइन ए और ये साइन बी है गाइस, ओमेगा 1t माइनस k1x ए हो जाएगा और ओमेगा 2t माइनस k2x यहाँ पे b मान लेंगे गाइस, तो ये साइन ए प्लस साइन बी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a माइनस बी अपॉन 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करते गाइस, तो हमारा यहाँ पे गाइस ए तो पहले जैसा था वैसे ही रहेगा, इतना इस जगह पे बस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो 2a cos ए क्या था हमारा ओमेगा 1t माइनस k1x और माइनस बी क्या था ओमेगा 2t माइनस यहाँ पे था तो प्लस हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस था गाइस, तो प्लस k2x अपॉन 2। अब इंटू साइन ओमेगा 1t माइनस kx माइनस k1x प्लस यहाँ पे प्लस था गाइस फॉर्मूले में, तो ओमेगा 2t माइनस k2x यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 2। उसके बाद यहाँ पे हमको कुछ चीज़ें माननी है गाइस। देखिए ओमेगा यहाँ पे a प्लस बी अपॉन 2 की जगह हमने ये रखा था, तो गाइस यहाँ से हमें मिल रहा है, हम यहाँ पे रख सकते हैं कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 ओमेगा, मतलब दोनों के गाइस हम यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को प्लस करते हैं तो हमें यहाँ पे ओमेगा मिलता है। और k1 प्लस k2, के क्या है यहाँ पे गाइस नंबर ऑफ वेव्स है, तो अगर हम दोनों वेव्स को प्लस करते हैं और अपॉन 2 करते हैं तो हमें रिजल्टेंट वेव मिल जाएगी गाइस, तो कितनी वेव्स है, और यहाँ पे रिजल्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब सेकंड चीज़ यहाँ पे हमें देखना है गाइस कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 जो कि हो जाएगा हमारा डेल ओमेगा, और k1 माइनस k2 ये हो जाएगा डेल के। अब इसको यहाँ पे पुट करते गाइस, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डेल ओमेगा और t को कॉमन ले लेंगे तो डेल ओमेगा t अपॉन 2 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे k1 माइनस k2 करेंगे तो डेल के x अपॉन 2 हो जाएगा। फिर साइन में हमने यहाँ पे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन
अपॉन टू इज इक्वल टू ओमेगा माना था, तो ओमेगा टी अपॉन टू माइनस K1 प्लस K2 अपॉन टू हमने K माना था, तो KX अपॉन टू। यहाँ तक क्या आपको समझ आ गया होगा गाइस। तो इसको हम देते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इज मैक्सिमम इनसाइड वेव पैकेट एंड मिनिमम इन द नोड्स। द नोड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एम्पलीट्यूड इज मिनिमम लाइकली जीरो। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि इस ग्राफ से समझते हैं जिसमें हमारी एक रिजल्टेंट वेव है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेव दोनों साथ में चल रही है। तो वेव्स में गाइस सबसे हाईएस्ट जहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है उसे बोलते हैं हम एंटीडॉट्स, और जहाँ सबसे कम हमारा एम्पलीट्यूड होता है, देखिए यहाँ पे जहाँ क्रॉस हो रहा है यहाँ होता है नोड्स गाइस, इसे बोलते हैं मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है यहाँ पे। अब जो हमारा नोड्स है उसे दे देते हैं x1, दूसरी नोड्स को x2 और तीसरी नोड्स को x3। गाइस सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड हमारा एंटी नोड्स में होगा और नोड्स में मिनिमम होगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी गाइस एंटीडॉट्स में होती है और सबसे मिनिमम यहाँ पे नोड्स में होती है। तो हमारा जो कॉस वाला टर्म है गाइस वो हमारा एंटीडॉट्स वाला टर्म है, और जो हमारा साइन वाला टर्म है यहाँ पे वो हमारा नोड्स का टर्म है। तो गाइस हम लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कॉस वाले टर्म में, तो हम लोग कॉस वाले टर्म को ले लेते हैं और इसे जीरो के इक्वल रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कॉस वाले टर्म को जीरो के इक्वल रख लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को पता है गाइस कि कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो कॉस पाई अपॉन टू यहाँ पे जीरो, कॉस 3 पाई अपॉन टू की वैल्यू भी जीरो होगी, और कॉस 5 पाई अपॉन टू की भी वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि कॉस किस थीटा के लिए यहाँ पे वैल्यू जीरो हो रही है। तो कॉस 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन टू इज इक्वल्स टू थीटा यहाँ पे हमारा जीरो कर रहा है गाइज। कॉस में अगर हम इसको रखते हैं और n की 1 2 या फिर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमें वैल्यू यहाँ पे जीरो मिलेगी। तो 2n प्लस 1 पाई अपॉन टू इज इक्वल्स, हम इसको थीटा मान लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे रख देते हैं जीरो के इज इक्वल्स टू में कॉस ये जो टर्म है इज इक्वल्स टू जीरो क्या होगा, तो जीरो के लिए ये शर्त है गाइस। तो इसे 2n प्लस 1 पाई अपॉन टू यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, डेल ओमेगा टी अपॉन टू माइनस डेल के एक्स अपॉन टू इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन टू। अब यहाँ पे हम सिंपली n की जगह 1 पुट करेंगे और x की जगह x1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 1, तो n की जगह 1 रखा तो ये 3 पाई अपॉन टू हो गया। तो यहाँ पे 3 पाई अपॉन टू और x1 रख दिया हमने x की जगह। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक बार n इज इक्वल्स टू 2 रखते हैं और x इज इक्वल्स टू x2 रखते हैं। तो ओमेगा टी अपॉन टू माइनस डेल के x2, x की जगह यहाँ पे हमने 2 रख दिया गाइस, अपॉन टू इज इक्वल्स टू 5 पाई अपॉन टू। ये से देते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करने से हमारी यहाँ पे देखिए गाइज ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये प्लस में है ये माइनस में है, इससे ये कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद डेल के x2 माइनस डेल के x2 अपॉन टू प्लस डेल के क्या बचा यहाँ पे क्या बचेगा गाइज, डेल के माइनस डेल के अपॉन यहाँ पे बचेगा माइनस डेल के x2 अपॉन टू और प्लस डेल के x1 अपॉन टू इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन टू माइनस 3 पाई अपॉन टू। अब 5 पाई अपॉन टू माइनस 3 पाई अपॉन टू यहाँ पे पाई बचेगा गाइस, और हम यहाँ पे इसे रीअरेंज कर देते हैं। प्लस वाला मतलब डेल के x1 अपॉन टू को सामने रखते हैं और माइनस वाली टर्म जो कि है डेल के x2 अपॉन टू इसे हम लोग बाद में रखते हैं। तो डेल के x1 अपॉन टू माइनस डेल के x2 अपॉन टू इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से गाइस यहाँ पे हम डेल के एक्स अपॉन टू यहाँ पे हम लोग डेल के अपॉन टू को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा गाइस, x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू पाई। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम x1 माइनस x2 को डेल x मानेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, डेल के इंटू डेल एक्स अपॉन टू इज इक्वल्स टू पाई। अब डेल के इंटू डेल एक्स हम 2 को इस साइड भेज देंगे तो 2 पाई हो जाएगा गाइस। अब हमको पता है यहाँ पे कि 2 के इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो डेल के क्या होगा 2 पाई अपॉन डेल लैम्डा। अब यहाँ पे हम डेल के की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 पाई अपॉन डेल लैम्डा इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। अब यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया गाइस, तो यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा। अब गाइस यहाँ पे लैम्डा हमें पता है कि h अपॉन पी होता है, तो 1 अपॉन लैम्डा क्या होगा, p अपॉन h। तो यहाँ पे रख देते हैं डेल पी अपॉन एच इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे h को इस साइड भेज देंगे गाइस इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे, तो डेल पी इंटू डेल एक्स अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू h हो जाता है गाइस यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे अप्रोक्सीमेट डेरिवेशन के हिसाब से वैल्यू आ चुकी है गाइस, जो कि है डेल पी इंटू डेल एक्स अप्रोक्सीमेटली h। तो अब यहाँ पे गाइस हमें पता है कि ये हमारी डेरिवेशन से आई है, तो ये इतनी प्रिसाइज वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा लैब से जो हमारा एकदम प्रिसाइज वैल्यू जो डेरिवेशन आता है वो आता है द प्रिसाइज फार्मूला फॉर इट
डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। तो गाइज यही था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज हम लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि आपके एग्जाम में पक्का आने, मतलब इसके कम से कम 90% चांस है आपके एग्जाम में आने के। तो आज हम इसका डेरिवेशन देखेंगे बिल्कुल प्रॉपर वे में, जिसमें आपको पूरे 7 के 7 नंबर मिल जाएंगे अगर आप मेरे इस मेथड से करेंगे। तो गाइस आइए इसे पढ़ते हैं। तो गाइस इसमें हम लोग आने से पहले मैं आपको यहाँ पे सिंपली आपको समझाऊंगा कि श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है क्या, और इससे का हमारा यूज़ क्या है, और ये किसने दिया। तो गाइस हम सबको पता है कि डी ब्रॉगली ने बताया था कि किसी भी पार्टिकल के साथ, मूविंग पार्टिकल के साथ जिसकी वेलोसिटी v है और कुछ ना कुछ मास हो m हो, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है गाइस। तो अब उस वेव में हम पार्टिकल की सभी जानकारी के लिए यहाँ पे हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, जो कि हमें बताता है कि पार्टिकल की मोमेंटम क्या है, पार्टिकल का हमारा गाइस यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है वेव का, और उसमें नंबर ऑफ़ वेव्स और बाकी सारी चीज़ें हमें ये इक्वेशन बताता है। तो हम लोगों को जैसे पता था कि डी ब्रॉगली ने बताया था कि किसी भी पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है गाइस, तो उस वेव से हम उसकी वेवलेंथ निकालते हैं एच अपॉन पी से, जहाँ पे हमारा एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट और पी है यहाँ पे मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो फिर हमारा यहीं से शुरुआत हुई श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन की, जो कि हमें पार्टिकल की सारी जानकारी देता है, जैसे कि उसकी एनर्जी, मोमेंटम और उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसके साथ हमें उसके के मतलब नंबर ऑफ़ वेव्स, ये सब हमें वो जानकारी देता है। तो आइए अब इसको डिराइव करते हैं और समझते हैं इसका मतलब क्या है। हमको यहाँ पे कंसीडर करना है एक मूविंग पार्टिकल विथ मास m इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, द मैटर वेव एसोसिएटेड विथ इट एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय वन डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन। अब वन डायमेंशन की वेव फंक्शन की यहाँ पे इक्वेशन है हमारी साई इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पे ओमेगा टी क्या है, इसमें हमारा ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी है टाइम, माइनस के हमारा के है यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स, और एक्स है यहाँ पे हमारा स्पेस, मतलब कि ये हमारा एक डायमेंशन का है तो सिर्फ एक्स लिखा है यहाँ पे। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हमें कुछ सब्सटीट्यूट करना है गाइस। यहाँ पे हमें ओमेगा की वैल्यू में हमें पता है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है गाइस। तो 2 पाई न्यू से हमें पता है कि ई इज इक्वल्स टू होता है एच, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, जो कि हमारा प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस से हमको पता था कि ई इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है। तो न्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल्स टू एच आ जाएगी गाइस। अब यहाँ पे हमने वही किया है, ई इज इक्वल्स नहीं सॉरी न्यू इज इक्वल्स टू ई अपॉन एच रखा है। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे 2 पाई ई अपॉन एच। अब यहाँ पे हमको पता है कि एच क्रॉस की वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई। ठीक है गाइज, ये आपको याद रखना है ये सब वैल्यूज। एच क्रॉस होता है एच अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन एच क्या पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एच क्रॉस। तो 2 पाई अपॉन एच की जगह यहाँ पे हम लोग 1 अपॉन एच क्रॉस रख देते हैं, तो हमारा ओमेगा आ जाता है ई, ओमेगा इज इक्वल्स टू ई अपॉन एच क्रॉस। अब हमको पता है कि के इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा गाइस। अब यहाँ पे लैम्डा हमको पता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से कि एच अपॉन पी होता है। अब एच अपॉन पी होता है तो हमारे 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी अपॉन एच हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने वही किया है 2 पाई पी अपॉन एच। अब यहाँ पे हमें जैसे पता था कि 1 अपॉन एच क्रॉस क्या होता है 2 पाई अपॉन एच, तो गाइस यहाँ पे 2 पाई अपॉन एच, यहाँ पे 1 अपॉन एच क्रॉस और पी का पी, तो के इज इक्वल्स टू के की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पे पी अपॉन एच क्रॉस, और ओमेगा की वैल्यू मिल गई ई अपॉन एच क्रॉस। अब इन दोनों वैल्यू को, ओमेगा और के की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं गाइस। तो जैसे हम लोग इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को रखेंगे तो a इंटू ई टू दी पावर माइनस आई। अब यहाँ पे हमने ओमेगा की जगह रख दिया ई अपॉन एच क्रॉस टी, माइनस हमने यहाँ पे के की जगह रख दिया पी अपॉन एच क्रॉस, तो हो गया हमारा ई अपॉन एच क्रॉस टी माइनस पी अपॉन एच क्रॉस एक्स। अब हम यहाँ पे इसमें से एच क्रॉस को यहाँ पे कॉमन लेके बाहर ले लेते गाइस, तो क्या हो जाएगा a इंटू ई टू दी पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। इसको देते गए हम लोग सेकंड इक्वेशन। अब गैस यहाँ से हमारा आधा काम तो हो गया है। अब यहाँ पे हमको दो चीज़ें करनी गाइस, क्या हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक बार t के रिस्पेक्ट में, और दूसरी बार हमको इसे डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे t हमारा टाइम है और हमारा x क्या है, हमारा वन डायमेंशन में वेव पार्टिकल है यहाँ पे। तो आइए अब हम इसको इक्वेशन 2 को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा ये वाला इक्वेशन है, तो साइन डेल साइन अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू ए इंटू ई टू दी पावर, हमने वही एक बार इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे सिंपली ये आ जाएगा। इसके बाद अब इसकी पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे गाइस, तो हमारे माइनस आई अपॉन एच क्रॉस वैसा का वैसा। अब यहाँ पे देखिए गाइस,
हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ ई बचेगा और पी एक्स में हमारा टी नहीं आ रहा, टी कांस्टेंट वैल्यू हो गई इसके लिए, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा गाइस। उसके बाद यहाँ पे हमने सिंपली इसको, ये देखिए गाइस, ये जो हमारी वैल्यू आई है पूरी, ये इसी के बराबर आई है, तो हम इसको साई लिख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने साई लिखा और माइनस आई ई को यहाँ पे वैसा का वैसा और अपॉन एच क्रॉस। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगले पेज में आते हैं गाइस, जिसमें हमने ई साई को एक तरफ कर लिया गाइस, और उसके बाद इसको हमने ई साई को इधर करके एच आई अपॉन एच क्रॉस को इस साइड भेज के एच क्रॉस अपॉन माइनस आई कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक बार आई से मल्टीप्लाई किया, एक बार आई से डिवाइड कर दिया। अब उससे क्या होगा गाइज कि हमारा आई स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, लेकिन माइनस आई स्क्वायर यहाँ पे हमारा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे +1 और ऊपर आई से मल्टीप्लाई करने पर हमें माइनस एच क्रॉस, सॉरी, ई साई इज इक्वल्स टू आई एच क्रॉस ई साई डेल साई अपॉन डेल टी हो, यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल गई, जिससे हमने साई को हटाकर हमारा एनर्जी ऑपरेटर यहाँ पे हमने निकाल लिया गाइस। अब हमें एक बार इसको क्या बोला था मैंने कि एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे, तो गाइस अब उसी इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ पे एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, ये हमने वही इक्वेशन वैसे ही लिख दी। अब यहाँ पे हमने गाइस एक और बार इसे एक्स से डिफरेंशिएट किया, तो हमें क्या मिला कि यही वाला हमने बोला था कि इसे एक बार इसका डिफरेंशिएट होगा तो ये वैसा का वैसा हो जाएगा गाइस। उसके बाद हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस आई अपॉन एच क्रॉस, अब यहाँ पे ई टी यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गया तो यहाँ पे 0 हो गया। अब माइनस पी एक्स, इसमें से हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो x1 हो गया और यहाँ पे सिर्फ माइनस पी बचा। अब माइनस पी और माइनस आई यहाँ पे प्लस हो जाएगा गाइस, और अपॉन एच क्रॉस, तो हमने इसे साइन लिख दिया जैसे मैंने आपको बताया था। ये हमारा साइन है, ये हमारा क्या है, साइन है गाइस। उसके बाद साइन इंटू आई पी अपॉन एच क्रॉस हो गया। उसके बाद हमने यहाँ से पी साइन निकाल लिया, हमने एनर्जी ऑपरेटर में ई साइन निकाला था। उसके बाद हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मोमेंटम ऑपरेटर में यहाँ पे हम लोग पी साइन निकाल रहे हैं। तो यहाँ से पी साइन में से अब ये वैल्यू हमें मिल गई कि एच क्रॉस अपॉन आई डेल साई अपॉन डेल एक्स। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने साइन हटाकर हमारा एनर्जी ऑपरेटर यहाँ पे निकाल लिया, हमने दोनों तरफ से साइन हटा दिया गाइस, तो हमें मिल गया एनर्जी ऑपरेटर। अब हम लोगों को पता है, हमको अब ये दोनों वैल्यू को गाइस पुट करना है। अब हम कैसे पुट करेंगे, हमको पता है कि किसी भी चीज़ की एनर्जी, किसी भी पार्टिकल की एनर्जी टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है गाइस। तो अब यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, E इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, हमको पता होता है। अब यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, V होती है गाइस। तो E इज इक्वल्स टू, हमको पता है गाइस यहाँ पे कि हम हाफ एम वी स्क्वायर को पी स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, मैं सिंपली समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए गाइस, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इसी में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसका, m का, ऊपर भी और नीचे भी। गाइस यहाँ पे हम लोग अगर नीचे देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ऊपर हो जाएगा हमारा m स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे हमारा 2m। अब उसके बाद हमको पता है कि p इज इक्वल्स टू क्या होता है, mv होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे p स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा। तो यही ऐसे हमारे यहाँ पे डेराइव हुआ ये। उसके बाद हमने E इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m रखने के बाद प्लस v करा, उसके बाद मल्टीप्लाई किया हमने साई का दोनों साइड यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इस ई साई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m साई प्लस वी साई। अब यहाँ पे हम लोग एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर को पुट कर देते हैं। ई की जगह हमें क्या रखना है, एनर्जी ऑपरेटर, और पी की जगह क्या रखना है हमें ई की जगह एनर्जी ऑपरेटर और पी की जगह मोमेंटम ऑपरेटर। तो हमने यहाँ पे सिंपली पुट कर दिया आई एच क्रॉस। अब यहाँ पे साई यहाँ इक्वेशन में था तो हमने इसलिए यहाँ पे सिर्फ एनर्जी ऑपरेटर पुट किया जिसमें साई नहीं था, तो एनर्जी ऑपरेटर से आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 1/2m को वैसे ही रखा। अब यहाँ पे गाइज यहाँ पे स्क्वायर था पी स्क्वायर, तो हमने देखिए हमने दोनों में यहाँ पे स्क्वायर दिया, यहाँ पे आप केयरफुली यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा। तो उसके बाद हमने स्क्वायर किया डेल साई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस वी साई। अब हमें पता है आई स्क्वायर क्या होता है गाइज, -1 होता है, तो हम यहाँ पे आई स्क्वायर को यहाँ माइनस पूरी इक्वेशन में हम इस साइड यहाँ पे माइनस लगा देंगे, क्योंकि आई का स्क्वायर यहाँ पे -1 हो गया गाइस, तो ये इक्वेशन पूरी नेगेटिव में हो गई इतनी। उसके बाद एच क्रॉस अपॉन 2m और डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साइन, ये हो गया हमारा फर्स्ट, मतलब एक डायमेंशन के लिए हो गया गाइस, 1D के लिए हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 3D को इसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमें डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर था, ये 1 डायमेंशन में हो गया, तो हमें पता है कि 3D में क्या होता है एक्स वाई जेड होता है, तो हम यहाँ पे सबको यहाँ पे एक्स वाई जेड से हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे साई को, तो हमारे यहाँ पे सीधी हमारे 3D की वैल्यू 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाएगा। तो क्या करेंगे आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, ये हमारा वैसा का वैसा इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m, और यहाँ पे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे डेल स्क्वायर साई
अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यहाँ थोड़ा गलत हो गया गाइस, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो गाइस ये हमारा डेराइव हो गया थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो जरूर इसको तैयार करके जाइएगा। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट 1 का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो गाइस मैंने पिछले वीडियो में आपको टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन समझा दिया था, अभी इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे। तो गाइस आज ये इंपॉर्टेंट होने वाला है बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो आइए अब इसे पढ़ लेते हैं। देखिए गाइस, हम लोग ने यहाँ पे देख लिया था कि टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन में क्या होता है, हमें एक पार्टिकल कंसीडर करना होता है विथ m मास और वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा होता है। तो हमको पता है कि उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी, तो उस वेव को एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पे 1D हमारी वेव इक्वेशन वेव फंक्शन लिख लेते हैं, जो कि है साई इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। अब ये कैसे आया गाइस, ये हम लोग ने वैसे तो पिछले वीडियो में देख लिया था, लेकिन मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि देखिए हमारा सिंपल सा जो इक्वेशन होता है साई इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है, हम लोग को ये पता था। उसके बाद हमने क्या किया, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू होता है, हमें पता है। हमने यहाँ पे न्यू की वैल्यू कैसे निकाली, प्लैंक्स हाइपोथेसिस से हमको पता चला कि इज इक्वल्स टू एच न्यू, तो न्यू हो जाएगा ई अपॉन एच। अब यहाँ पे 2 पाई अपॉन एच हमको पता क्या होता है, हमारा होता है एच क्रॉस होता है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, हमारा एच क्रॉस होता है हमारा वो एच अपॉन 2 पाई होता है, लेकिन 1 अपॉन एच क्रॉस क्या होगा, 2 पाई अपॉन एच होगा। तो यहाँ पे देख रहा है हमको 2 पाई अपॉन एच, तो हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे क्या, इज इक्वल्स टू एच क्रॉस, तो हमारा ओमेगा हो गया इज इक्वल्स टू सॉरी ओमेगा इज इक्वल्स टू ई अपॉन एच क्रॉस। उसके बाद यहाँ पे के, हमारा के हमको पता है के इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा हमको पता है क्या होता है एच अपॉन पी, तो 1 अपॉन लैम्डा क्या होगा, पी अपॉन एच। अब पी अपॉन एच होगा तो यहाँ पे 2 पाई अपॉन एच हो गया, अब 2 पाई अपॉन एच क्या होगा, एच क्रॉस, तो हम यहाँ पे एच क्रॉस रख देंगे, तो के इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच क्रॉस हमको यहाँ पे मिल गया। अब ये सभी वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके हमको फाइनल ये इक्वेशन मिल जाता है, जो है साइन इज इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। अब आ जाते हैं वापस से हमारे डेरिवेशन में। तो हमको पता है कि साइन इज इक्वल्स टू ये होता है, हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमको गाइज यहाँ पे जैसे कि हमने श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट में किया था कि हमने उसको पहले टाइम से डिफरेंशिएट किया था, फिर उसको हमने स्पेस मतलब कि एक्स से करा था। तो यहाँ पे हमको सिर्फ स्पेस से करना है, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है, तो हमको यहाँ पे टाइम से डिफरेंशिएट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसमें एक्स मतलब स्पेस से डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो आइए सबसे हमारी इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, हमारा ए इंटू ये वाला जो पोर्शन था हमारा, सॉरी ये टर्म थी हमारी, ये वैसी की वैसी रहेगी। अब इसका पावर का जो होगा, पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस आई अपॉन एच क्रॉस, और यहाँ पे ई टी कॉन्स्टेंट है तो 0, और माइनस पी वैसे ही रहेगा, और एक्स का 1 हो जाएगा, तो माइनस पी बस बचा यहाँ पे गाइस। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो आई पी बचा, और अपॉन एच क्रॉस, और ये हमारी टर्म क्या थी मैंने आपको बता चुका हूँ, ये है हमारी साइन, तो ये साइन होगी। तो गाइस डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू साइन आई पी अपॉन एच क्रॉस। अब हमको यहाँ से पी साई निकाल लेना है, पी साई को हमने यहाँ रखा, बाकी आई अपॉन एच क्रॉस को हमने इस साइड भेज दिया गाइस। तो हम यहाँ पे पी साइड को इस साइड लिख लेते हैं, और इज इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन आई डेल साई अपॉन डेल एक्स यहाँ पे हो गया गाइस। उसके बाद हमको यहाँ से साई हटाकर हमारा मोमेंटम ऑपरेटर मिल जाएगा गाइस, जो कि हमको सिंपली मिल चुका है। अब हमको क्या करना है, हमको पता है गाइस कि किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमको काइनेटिक एनर्जी पता है हाफ mv² होती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, v होती है। तो पी हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ mv² को क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन मैं आपको फिर से इस वीडियो में भी समझा देता हूँ कि वो आया कैसे गाइस। तो कैसे आया गाइस देख लेते हैं। हमको पता है हाफ mv² होता है ई क्या होता है, हाफ mv²। अब इसमें हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं एम का, और डिवाइड कर देते हैं एम को, तो कोई तो यहाँ पे दिक्कत आएगी नहीं, कुछ भी हमारा चेंज नहीं होगा इक्वेशन में। ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर क्या हो गया m² और v², नीचे हो गया हमारा 2m हो गया गाइस, नीचे क्या बचा 2m बचा। उसके बाद हमको पता है p इज इक्वल्स टू एम भी होता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे हमने वहाँ पे p रख दिया, और स्क्वायर का स्क्वायर p² अपॉन 2m, हमें मिल गया ऐसे e इज इक्वल्स टू p² अपॉन 2m। तो हमने यहाँ पे हाफ mv² की जगह ऐसे ही यहाँ पे p² अपॉन 2m रख दिया गाइस, समझ आया। अब आते हैं आगे, इसमें हमारा क्या होगा गाइस कि मल्टीप्लाई करना है हमको बोथ साइड यहाँ पे साई से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन क्या हो गई, ई साइन इज इक्वल्स टू p² अपॉन 2m साइन प्लस v साइन। अब यहाँ पे हमने इसमें हमारी मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू रख दी है, यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है, ये लाइन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ई साइन इज इक्वल टू 1/2m
एच क्रॉस अपॉन आई का स्क्वायर और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई यहाँ पे हमारा हो गया गाइज। अब क्या करना है गाइज आपको, सिंपली हमारा आई स्क्वायर हमको पता है कि -1 होता है, तो -1 से हमारा इस इक्वेशन में यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई होगा तो आई हट जाएगा और -1 यहाँ पे सामने लग जाएगा गाइज। और हमारी इक्वेशन वैसी की वैसी एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई यहाँ पे हो गया गाइज, सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे गाइज, हम यहाँ पे पूरी चीज़ को जो इज इक्वल्स टू इस साइड ला लेंगे, ई साई की तरफ ला लेंगे और इस इक्वेशन को 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हमें अब यहाँ पे देखिए ई साई माइनस वी साई से हमारा क्या साई यहाँ पे बाहर कॉमन आ रहा है, तो साई को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और ई माइनस वी यहाँ पे बच जाएगा। प्लस हमने यहाँ पे अभी से कुछ भी नहीं किया है, ये वैसा का वैसा इज इक्वल्स टू 0, यही हमारी है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। इसको हमने दिया है 1D के लिए, हम इसको 3D के लिए कैसे लिखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 3D के लिए हमारा यहाँ पे सिंपली हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा गाइस ई माइनस वी अब यहाँ पे साई प्लस यहाँ पे गाइस क्या होगा एच स्क्वायर 2m, ये वैसा का वैसा, और यहाँ पे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये हमारा हो गया 3D के लिए और यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0 गाइस। ये हमारा देखिए 3D के लिए आ गया गाइस। सिंपली यहाँ पे आप ऐसे ही लिख सकते हो, सिर्फ आपको यहाँ पे 2 टर्म ऐड करना है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। उसके बाद हमको यहाँ पे एक और कंडीशन देख लेना है फॉर फ्री पार्टिकल के लिए हमारे पे v इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 हो जाता है गाइस, तो यहाँ पे सिर्फ बचता है हमारा ई साई प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2m, सॉरी एच क्रॉस अपॉन 2m है, यहाँ पे एच क्रॉस है और यहाँ पे भी एच क्रॉस है, सॉरी यहाँ पे एच क्रॉस था, तो एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे लेकर हमारा यहाँ पे डेराइव हो जाता है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप जरूर तैयार करके जाइए और जिस फ्रेंड को इसमें दिक्कत आती है उसे शेयर करिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो मिलती रहेगा गाइस। तो स्टे ट्यून, हमारा अगले वीडियो भी जल्दी आने वाला है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।